आइए देखते हैं, आज हम लोग हिंदी के लिंग का चैप्टर आज शुरू करेंगे। ठीक है, हिंदी में हम लोग लिंग जो चैप्टर है इसको आज हम लोग शुरू करेंगे और इस चैप्टर का ये पहला है वीडियो, पार्ट 1 ये वीडियो है। ठीक है, ये कौन सा वीडियो है? ये पार्ट 1 वीडियो है। लिंग चैप्टर जो है थोड़ा लंबा चैप्टर है, तो इसको हम लोग छोटे छोटे टुकड़ों में करके देखेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं लिंग क्या है। इसके पहले हमने बहुत सारे हिंदी व्याकरण के टॉपिकों को कवर कर लिया है, जो आपने अगर नहीं देखे हैं तो जा करके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, वहाँ आपको सारी वीडियो पड़े हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि लिंग क्या है और यह कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, लिंग की अगर बात करें तो लिंग का मुख्य रूप से अर्थ होता है चिन्ह। लिंग का मुख्य रूप से अर्थ क्या होता है? चिन्ह। अर्थात लिंग किसे कहते हैं? तो लिंग ये किसी प्रकार के व्यक्ति, वस्तु अथवा भाव के पुरुष होने का या स्त्री होने का बोध कराता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको कह सकते हैं कि लिंग क्या है? तो एक तरह का क्या होता है? ये चिन्ह होता है जिससे किसी भी व्यक्ति अथवा वस्तु या भाव का पुरुष या स्त्री होने का बोध कराता है, लिंग कहलाता है। तो क्या लिंग किसे कहा जाता है? तो देखिए, लिंग किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा भाव के स्त्री या पुरुष होने का जो बोध कराता है उसे क्या कहता है? लिंग कहा जाता है। यानी कि देखिए, जैसे कहने का क्या मतलब है? लड़का, अगर लड़का की बात किया जाए तो लड़का क्या है? ये पुल्लिंग है। लड़का क्या है? पुल्लिंग है, पुरुष है। अगर लड़की की बात किया जाए तो लड़की क्या है? स्त्री है। लड़की क्या है? स्त्री है। इसी तरह से अब इसको किसके माध्यम से हम लोग पहचान रहे हैं, इसको किसके अंतर्गत हम लोग रख रहे हैं, किस तरह से पहचान रहे हैं, इन सारे चिन्हों को, इस प्रक्रियाओं को क्या कहता है? लिंग कहा जाता है। तो देखिए, लिंग की अगर बात की जाए तो लिंग मुख्य रूप से दो तरह के होता है। हिंदी व्याकरण में लिंग दो तरह के होता है। संस्कृत में लिंग 3 प्रकार के होता है और इंग्लिश में 4 प्रकार का हो जाता है। ठीक है, हिंदी में हम लोग हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं, तो इस आधार पे, हिंदी व्याकरण के आधार पे लिंग को हम लोग 2 प्रकार के रखेंगे। एक हो जाता है पुल्लिंग और दूसरा हो जाता है स्त्रीलिंग। लिंग हिंदी व्याकरण में कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक हो जाता है पुल्लिंग, दूसरा हो जाता है स्त्रीलिंग। अब देखिए, पुल्लिंग की अगर बात किया जाए तो पुल्लिंग किसको कहा जाता है? अगर पुल्लिंग की बात किया जाए तो पुल्लिंग किसको कहा जाता है? तो देखिए, वह लिंग जिसके अंतर्गत या जिससे पुरुष जाति का बोध होता है उसे क्या कहता है? पुल्लिंग कहा जाता है। उसे क्या कहता है? पुल्लिंग कहा जाता है। जैसे अभी हम लोगों ने पीछे देखा था, लड़का की बात किया जाए तो लड़का क्या है? यह पुल्लिंग है और इसको किसके अंतर्गत रखा जाता है? तो पुल्लिंग के अंतर्गत रखा जाता है। लड़का क्या है? पुरुष है और इस पुरुष को किसके अंतर्गत रखा जाता है? पुल्लिंग रखा जाता है। यहीं पे अगर बात किया जाए बैल, तो बैल की अगर बात किया जाए तो बैल क्या है? ये भी पुरुष के अंतर्गत आता है, इसको भी पुल्लिंग के अंतर्गत रखा जाएगा। अब आप कहिएगा कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग से तो केवल पुरुष और स्त्री जाति की बोध होता है, यानी कि मानव में केवल पुरुष और स्त्री की बात होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। लिंग के अंतर्गत पुरुष, स्त्री, इसके अलावा बहुत सारे अप्राणीवाचक, प्राणीवाचक या भावनात्मक बातें भी आती है जिन्हें हम लोगों को लिंग के अंतर्गत पढ़ना रहता है और इनकी चिन्हों के अनुसार हम लोग पुल्लिंग अथवा स्त्रीलिंग में रखते हैं। ठीक है, तो जैसे इसी की अगर बात की जाए तो पुल्लिंग में क्या क्या हो जाएगा? लड़का, बैल, घोड़ा, ये सब किस में आएंगे? ये सब के सब पुल्लिंग में आएंगे। ये सब किस में आएंगे? ये सब के सब पुल्लिंग में आएंगे। अगर स्त्रीलिंग की बात किया जाए तो क्या हो जाएगा? लड़की, गाय, घोड़ी, इन सब की किसके अंतर्गत रखेंगे? हम लोग स्त्रीलिंग के अंतर्गत रखेंगे। ठीक है, तो देखिए, मुख्य रूप से अगर सीधा सीधा बात करें तो लिंग का मतलब क्या आता है? तो लिंग उसे कहता है जिसके अनुसार किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा भाव, या सीधा सीधा अगर कहा जाए तो प्राणी या अप्राणीवाचक व्यक्ति या वस्तुओं को हम लोग जिसके माध्यम से यह पहचान सके कि वो पुल्लिंग है अथवा स्त्रीलिंग, उसको हम लोग क्या कहा जाता है? लिंग कहते हैं। ये लिंग कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक स्त्रीलिंग होता है, एक पुल्लिंग होता है। तो देखिए, अगर स्त्रीलिंग की बात की जाए तो स्त्रीलिंग किसे कहा जाता है, या पुल्लिंग की बात की जाए तो पुल्लिंग किसे कहा जाता है? तो देखिए, पुल्लिंग की अगर बात की जाए तो पुल्लिंग को सीधा सीधा ऐसे कह सकते हैं कि वह लिंग का वह भाग,
लिंग का वह भाग जिसके अंतर्गत केवल पुरुष जाति का बोध होता है उसे क्या कहा जाता है? पुल्लिंग कहा जाता है। फिर से समझिए, पुल्लिंग किसे कहा जाता है? तो लिंग का वह भाग जिसमें केवल पुरुष जाति आते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? पुल्लिंग कहा जाता है। अब देखिए, इसमें अगर बात किया जाए तो आदमी के साथ साथ किसी प्रकार के वस्तु या किसी प्रकार की भावनात्मक बातें भी आ सकती है। हालांकि आती है, आ सकती ही नहीं है। जैसे अगर यहाँ देखिए तो सजीव की बात करें तो सजीव में क्या हो जाएगा? राम, लड़का, घोड़ा, बैल, नाग इत्यादि की अगर बात करें तो ये सब के सब इसमें देखा है तो क्या है? पुल्लिंग है। राम क्या है या लड़का क्या है? लड़का कहा जाए या राम कहा जाए ये पुल्लिंग ही है। घोड़ा कहा जाए तो घोड़ा क्या है? पुल्लिंग ही है। बैल कहा जाए तो बैल क्या है? पुल्लिंग ही है। नाग की बात करें तो नाग क्या है? पुल्लिंग ही है। तो ऐसे ऐसे वर्ड जो या तो भावनात्मक है या पुरुष व्यक्तिगत हैं या व्यक्ति पर्सन में आते हैं, इन सभी शब्दों को किसके अंतर्गत रखा जाता है? सजीव के अंतर्गत रखा जाता है। और सजीव में ये किसके अंतर्गत? तो पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। वहीं अगर निर्जीव पुल्लिंग की बात किया जाए, देखिए सजीव को प्राणीवाचक भी कहा जाता है। आगे हम लोग प्राणीवाचक अप्राणीवाचक करके जब पढ़ेंगे तो उसमें सजीव को हम लोग किस में पढ़ेंगे? प्राणीवाचक में पढ़ेंगे। किस में पढ़ेंगे? प्राणीवाचक में पढ़ेंगे। और निर्जीव को उसमें किस में पढ़ेंगे? अप्राणीवाचक में पढ़ेंगे। अप्राणीवाचक में पढ़ेंगे। और भाव तो भाव ही होता है। तो देखिए, लिंग के अनुसार प्राणीवाचक, अप्राणीवाचक या भाव तीनों में से कोई भी आ सकता है। अब उसको स्त्रीलिंग में रखेंगे या पुल्लिंग में रखेंगे, वो लिंग के अनुसार, रूल नियमों के अनुसार हम लोग उसको रखते हैं। जैसे देखिए, राम क्या है? पुरुष है। लड़का क्या है? पुरुष है। घोड़ा क्या है? पुरुष है। बैल क्या है? पुरुष है। नाग क्या है? पुरुष है। इस तरह से हम इन सबको पुरुष जाति के अंतर्गत रखेंगे जो पुल्लिंग कहलाता है। इसके अलावा अगर निर्जीव में देखा जाए, निर्जीव में तो मकान। अब निर्जीव कहने का क्या मतलब? देखिए, निर्जीव या सजीव कहा जाता है, उसे कहा जाता है जिसमें जीव होता है उसे सजीव कहा जाता है, और जिसमें जीव नहीं होता है यानी कि जिसमें प्राण होता है उसे सजीव कहा जाता है, और जिसमें प्राण नहीं होता है उसे निर्जीव कहा जाता है। जैसे देखिए, मकान, मकान की बात की जाए तो मकान में प्राण नहीं होता है, ये सजीव के अंतर्गत थोड़े आएगा, ये निर्जीव के अंतर्गत आएगा। इस तरह से अगर देखा जाए तो पत्र, पत्र की बात किया जाए तो पत्र सजीव के अंतर्गत थोड़े आएगा, पत्र निर्जीव के अंतर्गत आएगा, अप्राणीवाचक के अंतर्गत आएगा। नेत्र, नेत्र क्या है? ये भी निर्जीव ही है। नेत्र क्या है? ये भी निर्जीव ही है। देखिए, नेत्र कहने का मतलब आप उस पर्सनल व्यक्तिगत चीज़ों पर मत चला जाइएगा। नेत्र कहने का मतलब आँख, आप इस आँख की वस्तु पर मत चला जाइएगा, शब्दों की इसमें ध्यान देना है। लिंग जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो इसमें शब्दों का ध्यान देना है। पवन, पवन मतलब हवा, हवा प्राणीवाचक के अंतर्गत नहीं आता है, अप्राणीवाचक के अंतर्गत आता है। कहने का मतलब क्या है कि हवा में जीव नहीं होता है, जान नहीं होती है, इसमें प्राण नहीं होता है। इस तरह से इसको अप्राणीवाचक में ना रख करके, इसको प्राणीवाचक में ना रख करके किस में रखा जाता है? अप्राणीवाचक में रखा जाता है। हालांकि ये सब भी पुल्लिंग ही है। इस तरह से अगर लिंग में बात करें तो लिंग में पुल्लिंग के अंतर्गत ये सब आते हैं। इसके अलावा भाव की देखा जाए, भाव का मतलब क्या होता है? भावनात्मक बातें, मन की बातें, या वह शब्द जो भाव या अवस्था को दर्शाता है वो क्या होता है? भाव कहलाता है। अब भाववाचक में भी कुछ स्त्रीलिंग, कुछ पुल्लिंग होते हैं जिन्हें लिंग के अनुसार हम लोग स्त्रीलिंग में अथवा पुल्लिंग में रखते हैं। जैसे देखिए, प्रेम, बुढ़ापा, लड़कपन, सुख, दुख इत्यादि, ये सब क्या है? भावनात्मक बातें हैं। ये सब भाव की बोध कराते हैं। इस तरह से अगर देखा जाए तो प्रेम क्या है? ये एक प्रकार का भाव है और पुल्लिंग भी है। तो ये किसके अंतर्गत आता है? पुल्लिंग के अंतर्गत आएगा। बुढ़ापा की अगर बात की जाए तो बुढ़ापा क्या है? भावनात्मक है, जो ये बताता है कि किसी व्यक्ति की अवस्था किस अवस्था का है? बुढ़ापे की अवस्था का है। तो ये बुढ़ापा क्या है? पुल्लिंग है। और ये किस में लिंग के किसके अंतर्गत आता है? पुल्लिंग के अंतर्गत आता है। लड़कपन, लड़कपन का मतलब ये नहीं आप समझिएगा कि लड़के की बात किया जा रहा है या किसी छोटे बच्चे की बात किया जा रहा है, ऐसा बात नहीं है। लड़कपन का मतलब होता है ये किसी छोटे बच्चे की अवस्था की बात हो रहा है, अवस्था, समय की बात हो रहा है। यानी कि जब किसी लड़के छोटे बच्चे की तरह होते हैं, जो अगर वो लड़कपन की करने लगते तो उन्हें क्या कहता है? लड़कपन कहा जाता है। वो जब छोटे छोटे होते हैं तो उनकी अवस्था को क्या कहता है? लड़कपन कहा जाता है।
इस तरह से ये जो लड़कपन जो शब्द है ये किसके अंतर्गत आएगा, लिंग के पुल्लिंग के अंतर्गत आएगा, ये पुल्लिंग में आता है लड़कपन। इसके अलावा देखा जाए सुख और दुख, सुख और दुख, तो देखिए सुख और दुख भी जो है ये सब भी पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं, भावनात्मक बातें हैं। ये इस बात को दिखाता है कि ये सुखी है अथवा वह दुखी है। तो ये सारी जो बातें हैं, जो ये शब्द हैं, ये सब के सब किसके अंतर्गत आते हैं, पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं, पुरुष जाति में आते हैं। लेकिन ये इनकी अगर बात की जाए तो ये किसके अंतर्गत आते हैं, भावनात्मक भाव के अंतर्गत आते हैं। और ये निर्जीव के अंतर्गत आते हैं, अप्राणीवाचक के अंतर्गत आते हैं। जबकि इनकी अगर बात किया जाए तो ये प्राणीवाचक के अंतर्गत आते हैं। देखिए प्राणीवाचक में भी और अप्राणीवाचक में भी, दोनों में इतना का ही अंतर होता है कि जिसमें प्राण होता है वो प्राणीवाचक में आता है, जिसमें प्राण नहीं होता है वो अप्राणीवाचक में आता है। और इनको हम लोग लिंग के अनुसार स्त्रीलिंग अथवा पुल्लिंग में रखते हैं। तो ये सभी थे पुल्लिंग। आशा करते हैं पुल्लिंग आपको अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए फिर से समझिए, पुल्लिंग किसको कहा जाता है, तो वह व्यक्ति, वस्तु या भाव जो पुरुष जाति के अंतर्गत आते हैं उन्हें किस में रखा जाता है, पुल्लिंग में रखा जाता है। या पुरुष जाति को बोध कराने वाले चिन्हों को क्या कहा जाता है, पुल्लिंग कहा जाता है। ठीक है, अब आइए देखते हैं स्त्रीलिंग क्या है, स्त्रीलिंग किसे कहा जाता है। तो देखिए स्त्रीलिंग की अगर बात किया जाए मुख्य रूप से स्त्रीलिंग की, तो देखिए स्त्रीलिंग किसे कहते हैं, तो वह लिंग जिसके अंतर्गत स्त्री अथवा स्त्री में प्राणीवाचक, अप्राणीवाचक अथवा भाव के अंतर्गत आने वाले सारी स्त्री जातियों की बोध हो, उसे स्त्रीलिंग कहा जाता है। ठीक है, कहने का क्या मतलब है कि देखिए स्त्रीलिंग किसे कहा जाएगा, तो प्राणीवाचक में हो या अप्राणीवाचक में हो या भाववाचक में हो, किसी में भी हो, अगर वह स्त्री जाति की बोध होता है तो उसे किस में रखा जाएगा, स्त्रीलिंग में रखा जाएगा। उसको किस में रखा जाएगा, स्त्रीलिंग में रखा जाएगा। यानी कि सीधा सीधा बात अगर कहें तो इसको इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि स्त्री जाति का बोध कराने वाले लिंग को क्या कहा जाता है, स्त्रीलिंग कहा जाता है। जैसे अगर देखा जाए तो सजीव में क्या क्या हो सकता है, तो सीता, लड़की, गाय, भैंस, नागिन इत्यादि। अगर इसमें देखा जाए तो ये सब के सब कहीं ना कहीं स्त्री को दर्शाते होंगे। सीता क्या है, एक तरह की लड़की ही है। सीता क्या है, एक तरह की लड़की है। या लड़की की अगर बात करें तो वो स्त्री के अंतर्गत आते हैं। तो ये दोनों के दोनों जो है ये किस में आते हैं, ये स्त्री लिंग में आते हैं, ये सजीव में आते हैं, ये प्राणीवाचक में आते हैं। जबकि गाय, भैंस, नागिन ये सभी क्या है, स्त्री के अंतर्गत आते हैं, ये भी स्त्रीलिंग के सजीव के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, यानी कि जितने भी सजीव हो जो स्त्री जाति की बोध कराता हो उसे लिंग के अनुसार स्त्रीलिंग में रखा जाता है। जबकि अप्राणीवाचक की बात करें, यानी कि जिसमें प्राण न हो, जैसे उन सबको क्या कहा जाता है, निर्जीव कहा जाता है। जैसे इमारत, चिट्ठी, आँख, हवा आदि। अब देखिए आप कहिएगा कि पुल्लिंग में तो हमने नेत्र लिया था, पुल्लिंग में हमने नेत्र लिया था, जबकि यहाँ पे हमने आँख लिखे हैं। आँख और नेत्र में क्या अंतर है, कोई अंतर नहीं है। लेकिन फिर से हम आपको बताना चाहते हैं कि जिस वस्तु की बात की जाए आप उस वस्तु को ध्यान न रख करके केवल उस शब्द को ध्यान रखेंगे, क्योंकि शब्द को हम लोगों के स्त्रीलिंग अथवा पुल्लिंग के अंतर्गत रखना है, उस वस्तु को नहीं। इसलिए इस बात को खास ध्यान रखिए। एक ही वस्तु के कई प्रकार के नाम हो सकते हैं, जो किसी किसी में स्त्रीलिंग में आते हैं तो कोई कोई पुल्लिंग में आता है। हो सकता है कि एक ही वस्तु का दो नाम है। जैसे आँख के ही देख लीजिए, आँख को नेत्र भी कहा जाता है, आँख को आँख भी कहा जाता है। तो नेत्र आपका किस में आ जाता है, पुल्लिंग में, और आँख किस में आ जाता है, स्त्रीलिंग में। तो हम लोगों को उस वस्तु को ध्यान में नहीं रखना है, बल्कि उस वस्तु के नाम को ध्यान में रखना है, उस शब्द को ध्यान में रखना है कि शब्द को स्त्रीलिंग में रखना है अथवा पुल्लिंग में रखना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, लेकिन ये सब क्या है, अप्राणीवाचक है। इमारत, चिट्ठी, आँख, हवा इत्यादि ये सब क्या है, ये सब अप्राणीवाचक में आते हैं। इस तरह से इन सब को हम लोग किस में रखेंगे, स्त्रीलिंग में, लिंग के अनुसार रखेंगे। ये सब के सब क्या है, स्त्रीलिंग है। इसके अलावा अगर बात करें भाववाचक में, तो जैसे देखिए सच्चाई, ईमानदारी, बनावट, सजावट इत्यादि। यानी कि भाववाचक में कहने का क्या मतलब, सच्चाई का क्या मतलब, ये सच्चाई कोई आदमी को थोड़ी दिखा रहा है, ये किसी वस्तु को नहीं दिखा रहा है। सच्चाई एक भावनात्मक बातें हैं जो ये बता रहा है कि किसी के अंदर सच्चाई है या ये व्यक्ति सच्चाई के राह पे चलता है। हालांकि ये किसी व्यक्ति अथवा वस्तु को नहीं दर्शा रहा है, ये मन की बात को बता रहा है।
या ईमानदारी की बात किया जाए तो ईमानदारी भी क्या किसी व्यक्ति अथवा वस्तु को थोड़े बता रहे, ये भी मन की बात को बता रहे। तो जितनी भी भावनात्मक बातें हैं उनमें से कुछ शब्द पुल्लिंग में जाते हैं और कुछ शब्द स्त्रीलिंग में जाते हैं। अब इसको पहचानने की प्रक्रिया हम लोगों को लिंग के अंतर्गत पढ़ना है। इसकी पहचान करने की कुछ रूल्स होती है, कुछ शर्त होती है जिन्हें हम लोगों को लिंग के अंतर्गत पढ़ना है। और इन सबको हम लोग धीरे धीरे करके अलग अलग खंडों में करके सब पूरे लिंग चैप्टर को समझेंगे। आई होप आप लोगों को लिंग बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आया है या नहीं आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें।